डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन आशंका यह है कि इसका समापन होते ही पूरा यूरोप महासंग्राम की लपटों में घिर सकता है, क्योंकि बीते 3 दिनों से यूरोप के एविएशन सेक्टर पर हमलों का खतरा मंडरा रहा है। 23 अगस्त की रात यूरोप के 3 देशों पर फिर से संदिग्ध ड्रोन मंडराते देखे गए। उड़ानें बंद करनी पड़ी। यूरोप ने इसे रूसी साजिश कहा है, लेकिन रूस ने इसका खंडन किया है। यूरोप के देशों ने रूस के खिलाफ बड़ी सैन्य तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि पुतिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए यूरोप पर हमले कर सकते हैं। देखिए यूरोप में बीते 24 घंटे के बड़े घटनाक्रम कैसे एक महासंग्राम का आधार बन सकते हैं। भूमध्य सागर से लेकर आर्कटिक के किनारे तक महासंग्राम के सारन गूंज उठे। यूरोप के कई बड़े शहरों में आपातकाल जैसे हालात हो गए। क्योंकि अज्ञात ड्रोन और हथियारों के बड़े बड़े जखीरे यूरोप के अलग अलग शहरों में देखे गए। यूरोप के कई देशों ने एविएशन सेक्टर पर ड्रोन हमलों का खतरा जताया है। यूरोप के 3 देशों को अपने एयरपोर्ट बंद करने पड़े हैं। इटली में सशस्त्र विद्रोह की आशंका भड़कने लगी है। बाल्टिक से नॉर्डिक तक महासंग्राम की तैयारी शुरू हो गई है। खतरा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिडनाइट आक्रमण का आदेश दे सकते हैं। इस आक्रमण का टारगेट यूक्रेन के मददगार यूरोपीय देश हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूएनजीए में भाषण से पहले ही यूरोप में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। सवाल यह है कि क्या पुतिन यूएनजीए की बैठक खत्म होने के इंतजार में है? क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक खत्म होते ही रूस यूरोप पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है? यूरोप में जैसे हालात बन गए हैं, उससे इसका खतरा बढ़ता नजर आने लगा है। यूरोप के देशों में एविएशन सेक्टर पर लगातार 3 दिन से खतरा मंडरा रहा है। 20 सितंबर को हीथ्रो, फ्रैंकफर्ट समेत कई देशों के एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुए। फिर आयरलैंड के डबलिन एयरपोर्ट पर बम होने की खबर आई। 23 सितंबर की दोपहर तक भी डबलिन एयरपोर्ट पर एविएशन ऑपरेशन सही तरह से नहीं चल रहे। अब यूरोप के 3 देशों को फिर से अपने एयरपोर्ट बंद करने पड़े। रिपोर्ट है कि नॉर्डिक क्षेत्र में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन के एयरपोर्ट पर बड़े ड्रोन मंडराते देखे गए, जिसके बाद ये एयरपोर्ट बंद करने पड़े। International airport has been delayed. The delay is due to a poor weather conditions at the destination airport. We apologize for any inconvenience. तो यूरोप के कई देशों में ड्रोन देखे गए हैं। इनके बारे में यह जानकारी नहीं मिली है कि ये कहां से आए और इन्हें कौन ऑपरेट कर रहा है। 22-23 सितंबर की रात को डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर ड्रोन मंडराते देखे गए। इसके साथ ही नॉर्वे के ओस्लो गार्डर मोइन एयरपोर्ट पर भी ड्रोन नजर आए। दोनों एयरपोर्ट पर उड़ानें रोक दी गई। स्वीडन के बाल्टिक सागर से सटे इलाके में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इसके बाद यूरोप के 3 देशों में विमान सेवा कई घंटे बंद रही, कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। सबसे ज्यादा उड़ानें स्वीडन ने डायवर्ट की हैं। स्वीडन के मल्मो और गोदेनबर्ग एयरपोर्ट पर उड़ानें डायवर्ट की गई।
यूरोप मान रहा है कि इस ड्रोन गतिविधि के पीछे भी रूसी है। एयरपोर्ट तक ड्रोन पहुंचने के बाद स्वीडन ने कहा है कि वो रूस के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार है। स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने कहा है कि अगर रूस के फाइटर जेट स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे तो उन्हें गिरा दिया जाएगा। रूस सितंबर के महीने में कई यूरोपीय देशों की वायु क्षेत्र में अपने जेट और ड्रोन्स भेज चुका है। इसीलिए ब्रिटेन ने भी स्वीडन की तरह ही रूस को चेतावनी दी है। साथ ही यह मुद्दा यूएनजीए में भी उठाया है। रूस और नेटो के बीच सीधा टकराव बढ़ता जा रहा है और यूरोप में आशंका जताई जा रही है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। बाल्टिक देश पहले ही रूस के हमले रोकने की तैयारी में जुटे हैं और अब जर्मनी ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। जर्मन रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। अस्पतालों में घायलों के इलाज के बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। जर्मनी मानकर चल रहा है कि अगर युद्ध छिड़ा तो 1000 जवान रोज घायल होंगे। अस्पतालों में 1000 से ज्यादा घायलों के इलाज का बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन रूस सिर्फ एक ही मोर्चे पर जंग की तैयारी नहीं कर रहा है। इतालवी मीडिया की रिपोर्ट है कि रूस यूरोप के अलग अलग देशों में सशस्त्र विद्रोह भड़काने की साजिश रच रहा है। रूस ने इटालियन माफिया के साथ गठजोड़ किया है। रूस इटली में हथियारों की सप्लाई कर रहा है। इटली के पोर्ट पर हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। इटालियन अखबार ने दावा किया है कि ये हथियार सिसिली पोर्ट के जरिए यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचाए जा रहे हैं। और इटालियन न्यूज साइट के मुताबिक रूसी शैडो फ्लीट के जरिए हथियार भेजे जा रहे हैं। ये जहाज काला सागर से तुर्की होते हुए इटली के सिसिली पोर्ट तक पहुंच रहे हैं। इन जहाजों में लदे कंटेनरों में हथियार छिपाकर भेजे जा रहे हैं। सिसिली पोर्ट पर ऐसे कई जहाज पकड़े गए हैं जिनमें हथियार लोड थे। इन पर लदे कंटेनरों की जांच की गई तो इनमें कालाश्निकोव राइफल, स्नाइपर राइफल और गोलियां मिली। इन हथियारों को इटालियन माफिया तक भेजा जा रहा है। इटली के माफिया इन हथियारों को यूरोप के अलग अलग देशों में भेजने का बंदोबस्त करेंगे। अगर नेटो के साथ जंग छिड़ती है तो यूरोप के कई देशों के अंदर एक साथ गृह युद्ध भड़क सकता है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हथियारों को बैरल्स में भरकर भेजा जा रहा है। बैरल्स में तेल भरा जा रहा है। तेल में असॉल्ट राइफल डुबोकर भेजी जा रही है। इनसे हथियारों में जंग भी नहीं लगेगा। लंबे समय तक ये हथियार सुरक्षित रहेंगे। कलाश्निकोव सीरीज की राइफल तेल, पानी, रेत या कीचड़ में डूबने के बाद भी काम करती रहती है। हालात से साफ है कि यूरोप पर सबसे बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इससे ज्यादा तनावपूर्ण हालात यूरोप में कभी नहीं बने हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ प्रहार के बीच कब्जे का अभियान चलाया हुआ है, लेकिन सोमवार रात से यूक्रेन ने भीषण पलटवार की शुरुआत कर दी है। टारगेट रूस की राजधानी मॉस्को है। मॉस्को पर ड्रोन हमले का सिलसिला अब तक नहीं रुका है। अगर ऐसे ही हमले होते रहे तो एयर डिफेंस की मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि मॉस्को का हवाई कवच कमजोर करने के बाद बहुत बड़ी तबाही लाई जा सकती है। यूक्रेन के ये हमले नेटो से हथियार सप्लाई होने के बाद शुरू हुए हैं।
माना जा रहा है कि रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मॉस्को और क्रीमिया पर हमले की रणनीति बनी है। यूरोप की मदद से रूस में क्या हो सकता है, ये इसका ट्रेलर है। रूस का भविष्य क्या होने वाला है, ये तस्वीरें उसकी झांकी है। खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले रूस को फिर नेटो ने बहुत बड़ा झटका दिया है। S-400 और तमाम एयर डिफेंस को नाकाम करते हुए यूक्रेन के ड्रोन राजधानी मॉस्को तक पहुंचे और धमाके भी हुए। मॉस्को में हालात कुछ घंटों के लिए कीव जैसे ही थे। आसमान में ड्रोन की आवाज से दहशत मची थी, खतरे का सायरन बज रहा था। एयर स्पेस लॉक करना पड़ा, एयरपोर्ट से उड़ानें रोकी गई, लोग बेसमेंट में छिपने लगे, विमानों को डायवर्ट कर दिया गया। दहशत के बीच मॉस्को में यह विमान बेहद नीची उड़ान भरता हुआ नजर आया। रूस का दावा है कि मॉस्को में एयर डिफेंस लगातार काम करते रहे। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के 44 ड्रोन गिरा दिए गए। मार्च के बाद यह दूसरा बड़ा हमला है। मॉस्को से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। यूक्रेन के भीषण प्रहार का असर यह हुआ कि मॉस्को में कई जगहों पर यूक्रेनी ड्रोन के मलबे गिरे, जिससे मामूली नुकसान हुआ, लेकिन लोगों में दहशत बढ़ गई। रूस के सबसे बड़े एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा, 100 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। 4 घंटे तक एयरपोर्ट को बंद रखा गया। एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। यूक्रेन के इस पलटवार की सबसे बड़ी वजह नेटो देशों से हथियारों की सप्लाई है। रूस के भीषण प्रहार का सामना कर रहे यूक्रेन ने रूस को उसी के अंदाज में जवाब दिया और कुछ ही घंटों में 100 ड्रोन से हमले किए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक सोमवार की रात यूक्रेन से 8 शहरों पर हमले हुए। रूसी एयर डिफेंस से कुल 81 ड्रोन गिराए गए। क्रीमिया और काला सागर में भी हमले किए गए। यूक्रेन सिर्फ नेटो के हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि इंटेलिजेंस का भी पूरा इस्तेमाल कर रहा है। रूस के कोल्गा में फिर रेल रूट को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ड्रोन से रेल रूट के अलावा गोदामों को निशाना बना रहा है। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूसी हथियार गोदामों को भस्म करने में यूक्रेन को बड़ी कामयाबी मिली है। और नेटो और अमेरिका से यूक्रेन को खुफिया जानकारी मिल रही है और यूक्रेनी जासूस सेना के साथ मिलकर सटीक हमले कर रहे हैं। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने रूस के 19,000 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। सितंबर के पहले हफ्ते में यूक्रेन को डोनेट्स्क में ड्रोन का जखीरा पहुंचने की खबर मिली थी। फिर कई दिनों की प्लानिंग के बाद हमला किया गया। रूस के लिए यह बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि ड्रोन गोदाम 5 तरह के आधुनिक और घातक ड्रोन का जखीरा उस गोदाम में मौजूद था। लुहांस्क के 99% हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा है, इसलिए यहां रूसी सेना ने खूब हथियार जमा किए थे। जानकारी मिलने के बाद यहां भी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने हमला कर दिया। यूक्रेनी जासूसों का हमला सटीक रहा। हमले में रूसी हथियार गोदाम भस्म हो गया। रूस ने गोदाम में टैंक शेल और गोला बारूद का जखीरा रखा था। रूस के कलुगा में यूक्रेन ने रूस के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया है। कलुगा में रूसी S-400 एयर डिफेंस पर ड्रोन प्रहार किया गया। हमले में S-400 के लॉन्चर और रडार जल गए। एयर डिफेंस नष्ट होने से रूसी शहर कलुगा का कवच खत्म हो गया है और अब यहां आसानी से ड्रोन प्रहार किया जा सकता है।
रूस कीव पर लगातार प्रहार कर रहा है तो यूक्रेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए क्रीमिया को टारगेट पर रखा है। काला सागर के रास्ते यूक्रेन पानी और हवा से लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। क्रीमिया पर नेपच्यून और फ्लेमिंगो मिसाइल से हमले हो रहे हैं। मरीन ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यूक्रेन क्रीमिया में सैन्य ठिकाने और रडार स्टेशन को निशाना बना रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन को सितंबर में कई बार कामयाबी मिली है। सितंबर की रात को जेट वाले ड्रोन ने एक मिलिट्री यूनिट के मुख्यालय और संचार केंद्र की इमारतों पर हमला किया। कुछ दिन पहले क्रीमिया में रूसी पॉडलैट और नेवो एम रडार पर हमला किया गया था। क्रीमिया में 2 रूसी BE-12 एम्फीबियस विमान और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। अब यूक्रेन के ड्रोन ने क्रीमिया में तैनात पांचीर एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया है। क्रीमिया के साकी इलाके में नेपच्यून मिसाइलों ने सेना के बैरक, एक ट्रेनिंग सेंटर और सेना के मेस हॉल को तबाह कर दिया। गुस्से में रूसी सेना अब यूक्रेन में रेस्क्यू के दौरान भी हमले कर रही है। सूमी में भी रेस्क्यू के दौरान हमला किया गया। और सूमी में लगातार हमलों के बीच रेस्क्यू टीम के कर्मचारी भी चपेट में आ गए। यहां रेस्क्यू के दौरान हमला हुआ। हमले में पुलिस की गाड़ियां जल गई। लोगों को अस्पताल पहुंचाने आई एम्बुलेंस में भी आग लग गई। ड्रोन हमले की वजह से यूक्रेन की फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। 5 पुलिस वाले भी झुलस गए। हमला हुआ या हादसा ये तो साफ नहीं है, लेकिन रूसी ट्रेन में अचानक आग लगने की एक और घटना क्रास्नोदर क्राई इलाके में हुई। ट्रैक पर जा रही ट्रेन में अचानक आग लग गई। रूसी मीडिया में आग की वजह का जिक्र नहीं है। यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों में हवाई हमले भी कर रहा है। नेटो से यूक्रेन को अमेरिकी GBU सीरीज की गाइडेड बम की सप्लाई हुई है, जो बेहद घातक है। इन हमलों के बीच रूस भी प्रतिशोध ले रहा है। ज़ेपोरिज़िया में भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। ज़ेपोरिज़िया के रिहायशी इलाकों में रूसी हमलों से भारी तबाही हुई। रूस की बमबारी से यहां कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन को मुकाबले के लिए हथियारों का पर्याप्त स्टॉक भेजा गया है और माना जा रहा है कि रूस को यूक्रेन अब मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस और नेटो के बीच टेंशन हाई है। यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि अगर पुतिन के फाइटर जेट यूरोप की सीमा में दोबारा नजर आए तो उनका तबाह होना तय है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने यूरोप बॉर्डर पर शॉर्ट और मिड रेंज मिसाइलें तैनात करने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि अगर नेटो से रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो वो मिलिट्री एक्शन से पीछे नहीं हटेगा। इसे व्लादिमीर पुतिन का यूरोप को आखिरी अल्टीमेटम माना जा रहा है। जिस विध्वंस का डर था अब वो बेहद करीब है। विध्वंस जो रूस और नेटो की जंग से होगा। जिसमें दूसरे विश्व युद्ध से ज्यादा तबाही होने की आशंका है। डर है रूस और नेटो की जंग अब ज्यादा दूर नहीं है। इस डर और आशंका की वजह रूस और नेटो देशों की तैयारियां और धमकी। हाल ही में रूस की सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में पुतिन ने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात करने का ऐलान किया।
इन मिसाइलों को पश्चिमी रूस के बॉर्डर इलाकों में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही पुतिन ने रूस पर लागू एक तरफा प्रतिबंध को हटा दिया है। दरअसल रूस अमेरिका के बीच साल 1987 में INF ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें दोनों देशों ने शॉर्ट और मीडियम रेंज की मिसाइलें तैनात नहीं करने का फैसला किया था। हालांकि अमेरिका साल 2019 में इस ट्रीटी से बाहर हो गया था, लेकिन संधि समाप्त होने के बाद रूस ने खुद पर एक तरफा प्रतिबंध लगाए हुए थे, जिन्हें अब पुतिन ने हटाने की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने पश्चिमी देशों को अल्टीमेटम देते हुए साफ साफ कहा कि वो नेटो देशों को सैन्य जवाब देने के लिए तैयार है। व्लादिमीर पुतिन ने यह भी साफ किया कि इस कदम की वजह पश्चिमी देश है। यूरोप की नीतियों की वजह से उन्हें यह फैसला लेना पड़ा। यानी रूस अब अपने हिसाब से मिसाइलों की तैनाती करेगा। इसके साथ ही पुतिन ने बड़े ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी। रूस एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व फोर्स भी बना रहा है। इस फोर्स में जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। दावा है कि इन्हें नेटो सैनिकों से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति के तेवर और रूस की तैयारियां नेटो के साथ होने वाले संभावित युद्ध की तरफ इशारा कर रही है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यूरोप ने रूस से सुरक्षा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खासकर ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में जबरदस्त हलचल है। 26 सितंबर को यूरोपीय देशों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें रूस से सुरक्षा के लिए बनाई जाने वाली ड्रोन वॉल को लेकर चर्चा होगी। ये ड्रोन वॉल क्या है, ये भी आपको बताते हैं। ड्रोन वॉल फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया के बॉर्डर पर बनाई जाएगी। पूरे बॉर्डर पर रडार और सेंसर लगाए जाएंगे। साथ ही निगरानी ड्रोन की तैनाती की जाएगी, जिनकी सरहद के आसपास की हर गतिविधि पर नजर रहेगी। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे ताकि हर संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया जा सके। नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक पर मौजूद देशों में रूस के हमलों का कितना भय है, इसका अंदाजा लातविया की तैयारियों से लगाया जा सकता है, जो अपने स्तर पर रूस के संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने की तैयारी में लगा है। और लातविया की रूस से 283 किलोमीटर की सीमा सटती है और यही लातविया के लिए सबसे बड़े डर की वजह है। दरअसल इतने बड़े बॉर्डर से रूसी सेना अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करती है तो लातविया के लिए रूसी टैंकों को ज्यादा वक्त के लिए रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। यही वजह है कि अब प्रकृति की मदद से लातविया रूस को रोकने की तैयारी में। लातविया के सरहदी इलाकों में मैंग्रोव के जंगल और जगह जगह दलदली इलाका बनाने की तैयारी है। मैंग्रोव एक खास तरह का पेड़ है जो खारे पानी और दलदली इलाके में होता है। मैंग्रोव के पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर होती हैं। ये जमीन से 1 से 4 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। मैंग्रोव की जड़ें जंगल में एक जाल की तरह फैलती हैं, जिसमें मगरमच्छ और जहरीले सांप अक्सर छिप जाते हैं। इन हालात की वजह से इस जंगल के रास्ते बेहद ज्यादा दुर्गम और खतरनाक होते हैं। ऐसे हालात में सेना का यहां से गुजरना बेहद मुश्किल होगा। रूस और यूरोप के बीच टकराव चरम पर पहुंच चुका है। इसका ट्रेलर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भी दिखा। बैठक में यूरोपीय देशों ने रूस पर एस्टोनिया और पोलैंड के एयर स्पेस का उल्लंघन जानबूझकर करने का आरोप लगाया। पोलैंड ने रूस को धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो रूसी फाइटर जेट्स को बिना चेतावनी के मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बैठक के दौरान एस्टोनिया ने कहा है कि रूस के कदम यूरोप को संघर्ष के करीब ला रहे हैं। ईयू विदेश विभाग के प्रमुख काया काल्लास ने कहा, रूस को जब तक रोका नहीं जाएगा वो ऐसा करता रहेगा। पोलैंड ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार वो युद्ध के इतना करीब पहुंच गया है।
दरअसल यूरोप का दावा है कि रूस बार बार एयर स्पेस का उल्लंघन उसकी रक्षा क्षमताओं को जांचने के लिए कर रहा है। यही वजह है कि पोलैंड के बाद एस्टोनिया ने आर्टिकल 4 लागू कर दिया है और नेटो देशों की मीटिंग बुलाई है। रूस और नेटो के बीच हालात कितने विध्वंसक हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नेटो गठन के बाद से 2022 तक कुल 6 बार ऐसे मौके आए जब आर्टिकल 4 लागू किया गया, जबकि 2022 से अब तक यानी 3 सालों में 3 बार आर्टिकल 4 लागू किया गया है। साफ है, नेटो और रूस के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है। अगर ईस्टर्न फ्लैंक पर तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो दुनिया को महायुद्ध की आग में झुलसने से बचाना असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। रूस यूक्रेन की जंग का दायरा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हालात विनाशकारी होने की आशंका बढ़ती जा रही है। हालांकि इस आशंका में न्यूक्लियर तबाही पर अभी कई सवाल हैं, लेकिन सवाल सिर्फ एक मियाद तक बने रहेंगे, जिसे बढ़ाना या न बढ़ाना अब डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर है, क्योंकि पुतिन ने इस मियाद को बढ़ाने का ऑफर अपनी तरफ से दे दिया है, लेकिन ट्रंप का रुख अभी साफ नहीं है। आखिर क्या है ये ऑफर और क्या है मियाद, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन रूस की जंग में भीषण हमले दोनों तरफ से जारी हैं। विध्वंसक प्रहार में नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। Вот это тряхануло. तो दूसरी तरफ यूक्रेन को मदद करने से खड़ा हुआ संकट यूरोप को भी युद्ध के मुहाने पर ले आया है। ऐसा संभावित युद्ध जो दुनिया के समीकरण बदल देगा। लेकिन दुनिया का समीकरण बदलने से पहले कूटनीति के मोर्चे पर पुतिन ने एक ऐसा दांव चला है जिसने यूरोप के लिए नया संकट खड़ा कर दिया है। ऐसा दांव जो ट्रंप के लिए गले की फांस साबित हो सकता है। यह दांव है रूस यूएस के बीच न्यू स्टार्ट संधि। आपने बिल्कुल सही सुना, अमेरिका और रूस के बीच जारी इस संधि के तहत ही दुनिया की 2 महाशक्तियों की परमाणु क्षमता सीमित है। और अगर यह संधि खत्म हुई तो दुनिया एक ऐसे परमाणु बवंडर में फंस जाएगी जहां सुरक्षा पर खतरा हर पल मंडराता रहेगा। और इसी संधि पर पुतिन के प्रस्ताव ने अमेरिका और यूरोप को कूटनीतिक व्यूह में फांस लिया है। दरअसल यही पुतिन का ऑफर है और अमेरिका को दिया गया आखिरी मौका, जिस पर अमेरिका राजी हुआ तो हालात स्थिर रहेंगे और नहीं हुआ तो पुतिन को महाविनाश का जलजला उठाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे समझने के लिए पहले संधि क्या है यह जान लीजिए। न्यू स्टार्ट संधि के लिए 2010 में पहली बार समझौता हुआ था। यह समझौता तत्कालीन राष्ट्रपति ओबामा और मेदवेदेव के बीच हुआ था, जिसके तहत हर देश अधिकतम 1550 न्यूक्लियर हथियार रख सकता था। इसके अलावा इन वॉरहेड को ढोने वाली 700 मिसाइल और बॉम्बर ही रख सकता था। न्यू स्टार्ट संधि 2011 में दोनों देशों की सहमति से लागू कर दी गई थी। इस संधि की अवधि 2021 में खत्म होने वाली थी, लेकिन बाइडेन ने संधि की अवधि 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दी। लेकिन इसी बीच रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें अमेरिका पर संधि की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर रूस ने भागीदारी निलंबित कर दी। लेकिन हथियारों की सीमा का पालन करने का आश्वासन देकर उसका पालन भी किया। भले ही परमाणु हथियारों के विषय पर रूस अमेरिका ने वार्ता बंद कर दी, लेकिन 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही संधि की मियाद को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव अब पुतिन ने ट्रंप को दे दिया है, जिससे पुतिन का पक्ष एक बार फिर मजबूत हो गया है।
क्योंकि पुतिन ने ऑफर नहीं संदेश दिया है। संदेश ये कि रूस के दबाव में अमेरिका संधि की शर्तों पर लौटा है। संधि की शर्तों पर बने रहने के बाद रूस समझौते के लिए तैयार है। रूस दुनिया को परमाणु विनाश की आग में नहीं झोंकना चाहता। रूस दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस भी नहीं चाहता। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका संधि की शर्तों पर लौट आया है? इस सवाल का जवाब है ट्रंप का इसी वर्ष जुलाई में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यू स्टार्ट ऐसी संधि नहीं है जिसे कोई खत्म होते देखना चाहेगा। न्यूक्लियर प्रसार से प्रतिबंध हटाना बड़ी समस्या को जन्म देगा। इस समझौते में चीन को भी शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप के बयान पर चीन ने सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, चीन ने पहले ही अपना परमाणु शस्त्रागार छोटा और सीमित बनाए रखा है, इसलिए चीन पर प्रश्न नहीं उठे और रूस ने संधि पर भागीदारी बनाए रखी। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूरोपीय देश शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय देश रूसी ड्रोन और फाइटर प्लेन की घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं। अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर यूक्रेन की सीमा के पास तैनात कर दिया गया है। अमेरिकी टोही विमान से काला सागर में रूस गतिविधि की निगरानी हो रही है, जो सीधे तौर पर टकराव बढ़ने के संकेत हैं। इसके अलावा रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भी अमेरिका की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, जिसे माइक वॉल्स के बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने यूएनएससी की बैठक में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी और नेटो के क्षेत्र की रक्षा करेगा। अमेरिका नेटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। रूस को अपनी खतरनाक गतिविधियां तुरंत बंद करनी चाहिए। इस बयान के बावजूद पुतिन ने ट्रंप को संधि बढ़ाने का ऑफर दिया है। इसलिए माना जा रहा है कि अगर ट्रंप न्यू स्टार्ट संधि की मियाद बढ़ाने पर राजी नहीं हुए तो फिर दुनिया सबसे भीषण न्यूक्लियर तबाही का सामना करेगी। क्योंकि रूस के पास इस समय घोषित 4309 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। अमेरिका के पास भी 3700 न्यूक्लियर हथियार हैं और चीन के पास मौजूद न्यूक्लियर हथियारों की संख्या 600 है, जिसे बनाने और संख्या बढ़ाने के लिए तीनों देशों के पास संवर्धित यूरेनियम और तकनीक दोनों है। तेजी से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता है और बहुत ऊंचाई पर लंबी उड़ान भरने वाले बॉम्बर निर्माण की ताकत भी है, जिसे इस्तेमाल करने में आर्थिक संपन्न तीनों देश पीछे नहीं रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे अमेरिका के मित्र देश फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे चुके हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप अब भी इसके खिलाफ खड़े। यूएनजीए में ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इससे न हमास का खात्मा होगा और न ही गाजा में शांति आएगी। ट्रंप के इस रुख से गाजा के मुद्दे पर अमेरिका और इजराइल दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं। एक तरफ गाजा पर इजराइल का बारूद बरसना जारी है, तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन एक राष्ट्र के तौर पर उभरता नजर आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएनजीए को संबोधित करते हुए फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया। मैक्रो के इस ऐलान के साथ पूरा सदन तालियों की आवाज से गूंज उठा। सऊदी के डेलीगेशन ने खड़े होकर इसका स्वागत किया। इस ऐलान के साथ अमेरिका और इजराइल न सिर्फ दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए यूएनएससी में फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने के फैसले का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। दरअसल यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य देशों में से 4 सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं।
ऐसे में अमेरिका के लिए इसका विरोध मुश्किल होता जा रहा है। खासकर तब जबकि अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी देशों में शामिल ब्रिटेन और फ्रांस फिलिस्तीन के मुद्दे पर उसके खिलाफ है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपने फैसले पर अड़े हैं। ट्रंप अपने सहयोगी देशों के फैसले से नाराज हैं, लेकिन इस नाराजगी ने उन्हें और बेंजामिन को दुनिया से अलग थलग कर दिया है, क्योंकि यूएनएससी में 150 से ज्यादा देश फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने यूएन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाषण दिया, जबकि अमेरिका ने उन्हें वीजा देने पर बैन लगा दिया था। महमूद अब्बास के बयान से साफ है कि फिलिस्तीन इजरायल के साथ शांति से जीने के लिए तैयार है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के साथ एक अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई, मिस्र, जॉर्डन शामिल होंगे। बैठक में 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पहली, फिलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर मान्यता। दूसरी, गाजा, पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीन अथॉरिटी का नियंत्रण। तीसरा, गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना की तैनाती। और चौथा, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सामने हमास का सरेंडर। फिलिस्तीन और ब्रिटेन के फ्रांस को समर्थन के बाद ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच फ्रांस और सऊदी अरब ने 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर वर्ल्ड समिट बुलाने का ऐलान किया है। अमेरिका और इजरायल ने इसका बहिष्कार करने की घोषणा की है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर ज्यादातर देश अमेरिका इजरायल के विरुद्ध खड़े हैं, जो अब भी फिलिस्तीन को मान्यता देने को तैयार नहीं है। वहां फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतरने लगे। ये इटली की तस्वीरें हैं, जहां फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतर आए और फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग की। इटली के कुछ हिस्सों में फिलिस्तीन समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और वेनेजुएला के करीब अमेरिका की तैनाती बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेना गश्त लगा रही है, तो वही वेनेजुएला में लड़ाकों की भर्ती का अभियान चल रहा है। वेनेजुएला ने फिर अमेरिका को चुनौती दी है। वही ट्रंप ने दावा किया है कि सेना की तैनाती के बाद वेनेजुएला से ड्रग्स तस्करी रुक गई है। ट्रंप की सेना मुस्तैद है। वेनेजुएला कई दिनों से अमेरिकी युद्धपोत से घिरा है। रह रहकर अमेरिकी फाइटर जेट्स की उड़ान से वेनेजुएला के करीब समंदर की खामोशी टूटती है। अब वेनेजुएला के तटों पर हर तरफ सन्नाटा है। अमेरिका वेनेजुएला के 3 पोर्ट पर हमले कर चुका है। इसके बाद से वेनेजुएला के आसपास समंदर में सन्नाटा है और इसी सन्नाटे को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी कामयाबी बता रहे हैं। ट्रंप संतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन्हें यकीन है कि अमेरिकी नेवी और वायुसेना की तैनाती की वजह से वेनेजुएला से अमेरिका को ड्रग्स की तस्करी रुक गई है। वेनेजुएला एक तरह से बंधक बना हुआ है और वेनेजुएला की सेना युद्ध की तैयारी कर रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो लड़ाकों की भर्ती करा रहे हैं, हथियारों की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तैनाती बढ़ती जा रही है। लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका किसी बड़ी प्लानिंग में है। एलीट स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स की तैनाती की गई है। यह यूनिट सीक्रेट ऑपरेशन चलाने में माहिर होती है। माना जा रहा है कि वेनेजुएला में घुसकर ड्रग्स के अड्डों को खत्म किया जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप मादुरो को गिरफ्तार करवाकर अमेरिका लाएंगे। पिछले दिनों FBI ने मादुरो को आतंकी करार दिया है और अमेरिकी एजेंसी ऐसा ऑपरेशन चला सकती है। आपने कभी सुना है कि मेजबान राष्ट्रपति के काफिले के लिए मेहमान राष्ट्रपति का काफिला सड़क पर रोक दिया गया? यह हुआ है, यह न्यूयॉर्क में हुआ है। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति का काफिला रोकने के पीछे ट्रंप की एक चाल बताई जा रही है। क्या है यह मामला, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
ये है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और सामने है NYPD यानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का जवान। देखिए और सुनिए कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ। Hey, President, I'm really sorry. Just that everything's in frozen right now. There's a motorcade coming right now. That's why. I'm sorry. If you don't see it. 22 सितंबर को UNGA में अपने भाषण के बाद न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर मैक्रो का काफिला रोक दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस के जवान राष्ट्रपति मैक्रो से माफी मांग रहा है और मैक्रो खुद ट्रम्प को कॉल लगा देते हैं।